हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। पीरियोडिक टेबल का लेक्चर चल रहा है। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में, वैल्यू कैसे निकालते हैं, कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। एक एप्लीकेशन और है जो आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, और आज का टॉपिक रहेगा पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस को लेकर के। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या है? जब भी बॉन्ड बनता है तो दो एटम एक साथ होते हैं। तो बॉन्ड कई तरह के होते हैं, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कुछ आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनता है, और कई तरह के बॉन्ड्स वहाँ पर वीक फोर्स के वजह से बन रहा होता है, जैसे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। सबका अलग अलग बॉन्ड बनने का प्रक्रिया है, जिसके कारण उसका बॉन्ड का लेंथ अलग अलग होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। एटॉमिक रेडियस, जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उसके दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो एक डिस्टेंस होता है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन बॉन्डेड सिस्टम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और जब उसी बॉन्ड लेंथ को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका रेडियस निकलता है। हालांकि एटॉमिक रेडियस निकालना इतना आसान भी नहीं है, ये बहुत ही टिपिकल वर्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि अलग अलग केस में अलग अलग निकलता है। जैसे आज हम एटॉमिक रेडियस में सबसे पहले यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिखा है कि द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। वो तो हमने बॉन्डिंग करके बताया आपको, लेकिन यहाँ का जो बेसिक डिफिनेशन क्या है? एक एटम है, ठीक है, मान लीजिए ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एक एवरेज डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। बात शुरू करते हैं कि इसको जानने का क्या तरीका है। जब दो एटम बॉन्ड बनाएंगे, दोनों न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसके बीच को उसको बीचों बीच डिवाइड कर देंगे, तब जो आएगा यहां पर, इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं इसको। क्या लिखा कि हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस के बीच के दूरी को क्या करना है? हाफ कर देना है। उसी को क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। इसे हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, देखिए बॉन्डिंग के आधार पर यहां पर चार तरह का एटॉमिक रेडियस आप देख पा रहे हैं, दिखाया गया है। सबसे पहला है कोवैलेंट रेडियस, दूसरा है आयोनिक रेडियस, तीसरा है मेटालिक रेडियस, और चौथा है वैन वाल रेडियस। सबसे पहले हम कोवैलेंट रेडियस के बारे में बात करते हैं। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को ओवरलैप करता है। पहले तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, लेकिन जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है बीबीटी के अकॉर्डिंग कि एक कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसमें यह बताया गया है कि एक एटम का ऑर्बिटल और दूसरे एटम का ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं, और ओवरलैपिंग के बाद अब क्या करना है? दोनों के न्यूक्लियस को क्या करना है? मेजर करना है, उसके डिस्टेंस को, और उसको हाफ कर देना है, तो ये आएगा कोवैलेंट रेडियस। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ हेटेरो एटॉमिक सिस्टम में ये काम आप नहीं कर सकते हैं, केवल आप होमो एटॉमिक सिस्टम में ही काम करेंगे, जैसे O2, Cl2, H2। बस ये सेम एटम होना चाहिए, तभी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। क्या है? तो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो पहला लाइन क्लियर है। दूसरा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज मिनिमम इन दिस केस। इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां तो नहीं शो हो रहा है, लेकिन हम आपको यहां बनाकर बताते हैं कि एक एटम दूसरे एटम में इस तरह से मर्ज हो जाते हैं। इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग। दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग।
अब जो ये न्यूक्लियस है इसका डिस्टेंस तो कम हो जाएगा क्योंकि एक एटम दूसरे एटम के अंदर चला गया है, तो डिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम। अब कोवैलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगली बॉन्डेड होमो एटम्स। होमो मतलब एक समान, सेम एटम के बीच में। मान लीजिए कि यहाँ पर रेडियस r है, यहाँ पर रेडियस r है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो यहाँ से d बराबर क्या होगा 2r, तो r बराबर हो जाएगा d/2। ये फॉर्मूला जहाँ r हो गया कोवैलेंट रेडियस, r क्या हो गया कोवैलेंट रेडियस, और d क्या हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये इसको लिखेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिख देते हैं, और r क्या हो जाएगा कोवैलेंट रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह से कोवैलेंट रेडियस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और यही ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, होमो एटम होना चाहिए। जैसे ही हेटेरो एटम होगा तो ये कॉन्सेप्ट उसके लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं। अगला आते हैं आयोनिक रेडियस। अब जब हम आयन बोलते हैं तो वहाँ पर दो तरह के आयन कॉन्सेप्ट में आते हैं, एक है केटायन और एक है एनायन। केटायन का एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा, एनायन का एक अलग कंसेप्ट आएगा। केटायन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, एनायन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और अभी पिछले लेक्चर में आपको जस्ट डिस्कस किया गया था कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, मतलब कि जो नेट पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का वो बढ़ जाता है। अब जब बढ़ेगा तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके नज़दीक आएंगे तो एटम का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे व्हेन, तो पहले हम केटायनिक रेडियस पर आ जाते हैं। केटायनिक रेडियस पर व्हेन ए न्यूट्रल एटम लॉस इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू केटायन। ठीक है, जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, तो क्या बन जाता है केटायन। केटायन मीन्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। इट्स रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटॉमिक रेडियस। इसका जो रेडियस होता है वो न्यूट्रल एटम के तुलना में हमेशा कम होता है। पॉजिटिव चार्ज का रेडियस हमेशा क्या होगा, कम होगा। और वही सेम बात यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, बिकॉज आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। क्लियर है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, कम। बट प्रोटॉन रिमेन सेम, लेकिन जो प्रोटॉन का संख्या है न्यूक्लियस में वो क्या रहता है, सेम रहता है। जिसके कारण ड्यू टू विच जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर है, जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ गया। अब जब जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ आएगा, उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। हेंस इलेक्ट्रॉन पुल्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड एटॉमिक साइज रिड्यूसेस। इलेक्ट्रॉन पुल होता है किसके तरफ, न्यूक्लियस के तरफ, जिसके कारण एटम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसी कारण से कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, पॉजिटिव चार्ज बना, केटायन बना। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया, प्रोटॉन का संख्या तो उतना ही रहा। तो कंपैरेटिवली प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा है, इस बार इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है। तो प्रोटॉन हैवी होगा, वो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी जोर से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे न्यूक्लियस की तरफ, संकुचित होंगे, कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, जिसके कारण एटम का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि केटायन ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। और साइज ऑफ केटायन क्या हो जाएगा, अब तो मतलब कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप लॉस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा लगेगा, उतना ज़्यादा साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ जेड इफेक्टिव के क्या होता है, इनवर्सली होता है। यानी कि जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज बड़ा होगा, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो साइज क्या होगा, कम होगा एटम का। तो साइज ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है
चलिए इसको डील करते हैं। Fe, Fe2+, Fe3+, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना छोटा होगा, क्योंकि उसमें जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर साइज हो जाएगा Fe बड़ा होगा, उससे छोटा Fe2+ होगा, और सबसे छोटा क्या होगा Fe3+। साइज का ऑर्डर है, केटायन के साइज का ऑर्डर है। उसी तरह से यहाँ पर आते हैं, इसमें सबसे छोटा जिसमें सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज होगा वो होगा, यानी कि मैग्नीज होगा बड़ा, इससे छोटा हो जाएगा Mn2+, इससे छोटा हो जाएगा Mn3+, और इससे छोटा हो जाएगा Mn4+, और इससे छोटा हो जाएगा Mn5+। माने पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यों ज्यों बढ़ते जाएगा उसका साइज वैसे ही घटते चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इस कारण से ये ऑर्डर यहाँ पर देखा गया है। तो ये था कैटायनिक रेडियस के बारे में। अब हम आते हैं एनायनिक रेडियस। दिस इज एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस में क्या है, अब इसको भी हम उसी तरह से समझेंगे। एनायन कैसे बनता है? जब न्यूट्रल एटम कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, न्यूट्रल एटम जब कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करता हो, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन तो उतना का उतना ही है। तो अब कंपैरेटिवली जब आप कंपेयर करेंगे तो प्रोटॉन का संख्या कम है, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होगा तो वो रिपल्सन ज़्यादा करेंगे, रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण शिल्डिंग ज़्यादा होगा वहाँ पर, तो न्यूक्लियस उसको उतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो उसको खींच नहीं पाएगा। प्रोटॉन का संख्या कम है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, लेकिन अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो फिर एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा वो घूम रहा होगा काफ़ी दूर तक, उसको खींचने वाला कोई नहीं है, तो इसीलिए उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनायंस होते हैं उसका साइज हमेशा सबसे बड़ा होता है। When a neutral atom gain electron, it converts into anion, यानी negative charged ions. The anionic radius is always greater than atomic radius because in anionic electrons are more than protons. एनायन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीजेज एंड जेड इफेक्टिव रिड्यूसेस। जैसे रिपल्सन बढ़ेगा जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम, खींचेगा कम, इलेक्ट्रॉन भागेगा दूर, साइज उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए अब ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज का साइज एकदम छोटा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना ज़्यादा छोटा। निगेटिव चार्ज का साइज बड़ा होगा, जितना ज़्यादा निगेटिव एटम का साइज उतना ज़्यादा बड़ा। ठीक है, अब उसी के आधार पर जैसे कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो इस पर अट्रैक्शन जो है उतना कम होगा, बीच में रुकावट आएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं खींचा पाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रिपल्सन के कारण भागने लगता है और एटम का साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्डर अगर आपको लिखना हुआ तो देखिए माइनस चार्ज का रेडियस सबसे बड़ा, न्यूट्रल का बीच में और पॉजिटिव चार्ज का सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर साइज ऑर्डर अगर लिखने को हो क्या होगा, सबसे ज़्यादा निगेटिव वाला तो O2-। अच्छा आप ध्यान दीजिए, यहाँ O2- और यहाँ S2-, बात तो सेम हो गया ना, दोनों में चार्ज सेम है। अब क्या करेंगे, तो देखिए अब करना ये है कि ऑक्सीजन ऊपर होता है, सल्फर नीचे होता है, O से टेप को, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा, सल्फर का साइज बड़ा। ठीक है, तो ऑक्सीजन से बड़ा कौन हो जाएगा, सल्फर S2-, उससे छोटा होगा O2-, उससे छोटा
Cl माइनस, उससे छोटा K प्लस और सबसे छोटा Ca2 प्लस। यानी कि आप देख लीजिए कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका साइज उतना ज़्यादा छोटा, और जहाँ निगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका साइज बड़ा। तो निगेटिव के लिए डायरेक्टली, अब पॉजिटिव के लिए इन्वर्सली, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ देख लीजिए, ये इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? जिसमें चार्ज माइनस का सबसे ज़्यादा, तो 3 माइनस तो नाइट्रोजन का है, इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद O2 माइनस हो जाएगा, उसके बाद F माइनस हो जाएगा, उसके बाद Na प्लस सबसे छोटा, Mg2 प्लस उससे भी छोटा, एल्युमिनियम 3 प्लस। तो जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा वो उतना छोटा, और जिसका माइनस चार्ज जितना ज़्यादा वो उतना बड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कैटायनिक रेडियस, अनायोनिक रेडियस, जिसको हम पढ़े हैं आयोनिक रेडियस के अंतर्गत। अगला आते हैं मेटालिक रेडियस। देखिए, मेटालिक रेडियस और कोवैलेंट रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस समझ लीजिए। जो कोवैलेंट होते हैं उसके एटम एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं, जबकि मेटालिक में एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे होते हैं, वो ओवरलैप नहीं होते हैं। तो बस एक ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जो इसका जो रेडियस होगा वो कोवैलेंट के रेडियस से बड़ा होगा। एक ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। जैसे दो एटम है, दोनों एक दूसरे को जस्ट टच करेगा, दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर देना है। अगर इसका डिस्टेंस d था तो r बराबर हो जाएगा d/2 यहाँ पर भी, लेकिन इसका वैल्यू जो होगा वो कोवैलेंट के तुलना में बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट में इतना पार्ट जो है अंदर चला जाता है, तो न्यूक्लियस थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है, जिसके कारण डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होगा तो आधा करेंगे तो रेडियस और कम हो जाएगा। यानी मेटालिक रेडियस बड़ा होगा किससे? कोवैलेंट रेडियस से। और मेटालिक रेडियस किस पर डिपेंड करेगा? मेटल बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना नज़दीक आएगा, तो मेटालिक रेडियस उतना। अब ये वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो वैल्यू इसका ये उतना कम होगा, इनवर्सली रिलेटेड है, बस ये याद रखना है। तो ये मेटालिक रेडियस हो गया। अब आ जाते हैं वान डेर वाल रेडियस में, ठीक है। वान डेर वाल रेडियस, देखिए वान डेर वाल रेडियस क्या है कि यहाँ पर कुछ नोबेल टाइप का मॉलिक्यूल्स है, या नोबेल गैस भी बोल सकते हैं, जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। खास करके नोबेल में ही इस तरह के फोर्स ऑपरेट होते हैं, ठीक है। अब जैसे Cl2, तो Cl2 ये भी एक नोबेल टाइप का है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो Cl2 स्टेबल फॉर्म में है, तो इसे आप एनर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए Cl2, तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं दो गैस जो टच नहीं करते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन उसके बीच में एक वीक फोर्स लग रहा होता है, इसको वान डेर वाल फोर्स कहते हैं। दे हैव वीक वान डेर वाल फोर्स, इसके वजह से वो एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वान डेर वाल फोर्स का है, इसीलिए इसका नाम वान डेर वाल रेडियस रखा गया हुआ है। जैसे ये Cl2 है, मतलब एक क्लोरीन का एटम, ये दूसरा क्लोरीन का एटम, तो बीच में इतना ओवरलैप किया हुआ है। यहाँ भी हम बात करते हैं, अगर इसको पूरा ड्रॉ करेंगे तो आपको पाएंगे यहाँ पर इस तरह से, है ना। इस दोनों के बीच इसका आधा लेते हैं तो कोवैलेंट रेडियस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये एटम और ये एटम, ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो उस दोनों का नज़दीकी एटम, नज़दीकी लाइन क्या होगा? ये नज़दीकी एटम ये है। अब इसको क्या करना है? हाफ कर देना है, हाफ। इसी को क्या बोलेंगे? ये जो पोर्शन हुआ इसको बोलेंगे वान डेर वाल रेडियस। इस लाइन को यहां से हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वान डेर वाल रेडियस। इसके डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वान डेर वाल डिस्टेंस। ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि जो कोवैलेंट रेडियस होता है, कोवैलेंट रेडियस, उसका 2 गुना 2 इंटू कोवैलेंट रेडियस जो होता है वो वान डेर वाल रेडियस के बराबर होता है। क्योंकि वान डेर वाल रेडियस तो बड़ा होगा ही, सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है। अब दूर दूर है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, बाकी सब एक दूसरे में ओवरलैप हो रहा था, टच कर रहा था, ये दूर दूर है, तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण। तो ओवरऑल फाइनली ऑर्डर जो आता है वो वान डेर वाल रेडियस का क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटालिक रेडियस,
और सबसे छोटा क्या होता है, कोवैलेंट रेडियस होता है। तो ये ऑर्डर जरूर याद रखें, वान डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा, उसके बाद मेटालिक रेडियस और सबसे छोटा कोवैलेंट रेडियस। और कोवैलेंट रेडियस का जो 2 गुना हो जाएगा, जो डबल होगा, वो क्या हो जाएगा, वान डेर वाल रेडियस हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, एटॉमिक रेडियस को लेकर के, ठीक है। एटॉमिक रेडियस में क्या क्या पढ़े हम लोगों ने पढ़ा, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और वान डेर वाल रेडियस। पैटर्न क्या है, कोवैलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है, वान डेर वाल सबसे बड़ा होता है, मेटालिक बीच में होता है। कोवैलेंट और वान डेर वाल में क्या अंतर है, कोवैलेंट का जो दुगना होता है वो वान डेर वाल रेडियस होता है। जस्ट ये थ्योरी आपको याद रखना है। कौन कौन सा फैक्टर है जो साइज को अफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है। इसमें सबसे पहला आया है, ध्यान दीजिएगा, पीरियड के अलोंग अगर हम बात करें, अलोंग द पीरियड, आप जानते हैं साइज घटता है। अब साइज जब घटेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका रेडियस भी घटेगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का पुलिंग बढ़ जाता है, तो साइज छोटा होने लगता है, तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस निगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का साइज छोटा होने लगता है, रेडियस छोटा हो जाएगा। निगेटिव चार्ज का साइज बड़ा होता है तो उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। अगर हम ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में एक ऑर्बिट है, फर्स्ट पीरियड, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। तो आप देख पा रहे हैं कि आउटर सेल से इसका दूरी बढ़ते जा रहा है न्यूक्लियस का। तो इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि रेडियस टॉप टू बॉटम ग्रुप में आने पर उसका रेडियस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट पीरियड में रेडियस डिक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। अगर हम एग्जाम्पल अक्रॉस अ पीरियड बात करते हैं, देखिए जैसे ली, बी, बक, नफ, नी छोड़ देते हैं, इनर्ट गैस है, वहां पर एक्सेप्शन आता है। ये सबसे छोटा होगा, सॉरी डिक्रीज करता है ना, सबसे बड़ा कौन होगा, लिथियम। साइज डिक्रीजेस अलोंग पीरियड, अलोंग पीरियड, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है अलोंग पीरियड। और अगर हम ग्रुप में बात करें, जैसे लीना करे रब से फरियाद, तो देखिए ऊपर से नीचे आने पर सेल बढ़ते जाता है, साइज बढ़ते जाएगा, लिथियम छोटा होगा, सोडियम का साइज बड़ा होगा, ऐसे इस तरह से ये बढ़ते जाता है। तो साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। तो ये हम ग्रुप है, ये है अलोंग अ ग्रुप, अलोंग अ ग्रुप, ठीक है। तो ये एक जनरल ऑर्डर जस्ट हमने बात करी यहां पर। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक के लिए था, अभी जो हमने बताया एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जब हम आते हैं तो यहां पर देयर आर नो रेगुलर ग्रेडेशन। जैसे इसमें फर्स्ट डिक्रीजेस, फर्स्ट क्या होता है, डिक्रीज करता है, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन become constant, finally get increases, और ये फिर से बढ़ने लगता है। मतलब कि एक रेगुलर पैटर्न नहीं है। अगर हम यहां पर एग्जाम्पल लिखें, जैसे साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी निकुंज से, ऐसा एक स्लोगन है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो क्या होता है, ऐसा देखा गया कि ये डिक्रीज करता है। पहले क्या करता है, डिक्रीजेस, कहां तक, मन तक, मैग्नीज तक। आयरन, कोबाल्ट और निकेल का साइज लगभग क्या होता है,
अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, उसके बाद इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। ऐसे ही बाकी के भी, ये 3D सीरीज है, इसको क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। अब तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। फोर्थ पीरियड में ही क्या डेवलप करेंगे, 3D सीरीज डेवलप करते हैं। फोर्थ पीरियड 3D सीरीज, फिफ्थ पीरियड 4D सीरीज, सिक्स्थ पीरियड 5D सीरीज। तो हम एक सीरीज लेकर के आपको पैटर्न बता रहे हैं। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, साइज डिक्रीज करता है, फिर सेम हो जाता है, फिर इंक्रीज कर जाता है। डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका जो जेड इफेक्टिव है क्या होता होगा, इंक्रीज कर जाता होगा। ऊपर एरो देंगे तो समझ जाइएगा, इंक्रीज कर रहा है, साइज हो जाएगा छोटा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच रहा है, जिसके कारण साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव है और जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शिल्डिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, दोनों लगभग बराबर हो गया है। जितना खींचते हैं उतना धक्का दे रहा है, तो साइज कांस्टेंट हो जाएगा। 10 न्यूटन से खींचे और 10 न्यूटन से धक्का दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एटम का साइज सेम हो जा रहा है। जबकि कॉपर और जिंक में जाते जाते फिर यहाँ पर जेड इफेक्टिव कमजोर पड़ जाता है और यहाँ पर शिल्डिंग बढ़ जाता है। शिल्डिंग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब क्या, रिपल्सन बढ़ गया, अट्रैक्शन कमजोर हो गया, इलेक्ट्रॉन दूर भागने लगे, साइज बढ़ने लगा। वहीं पर जेड इफेक्टिव यहाँ ज़्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो शिल्डिंग का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम रिपल्सन हो रहा है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण साइज घट रहा है। तो ये आपको एक पैटर्न है ट्रांजिशन एलिमेंट वाले में, डी ब्लॉक सिस्टम में इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। कोई रेगुलर ग्रेडेशन नहीं है, पहले डिक्रीज करता है, फिर सेम हो जाता है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये था ट्रांजिशन एलिमेंट को लेकर के। अगर हम इसी में टॉप टू बॉटम बात करते हैं, इसको आपको नोट करना है। जैसे 3D का साइज छोटा होता है और 4D का साइज बड़ा हो जाता है और 5D का फिर और बड़ा हो जाता है। यह कंसेप्ट केवल और केवल 3B के लिए लागू होता है। 3B कौन सा है, ओनली इन 3B, यानी कि स्कैंडियम, उसके बाद लैंथेनम और ये ट्रियम, है ना। ये याद रखिएगा, स्कैंडियम, ये ट्रियम और लैंथेनम, ये 3B के एलिमेंट हैं। ये किसके एलिमेंट है, 3B के। आई थिंक आपको विजिबल होगा, 3B के एलिमेंट है। कौन कौन, स्कैंडियम, ये ट्रियम एंड लैंथेनम। और बड़ा बड़ा करें, हाँ देखिए, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, ये क्या है, 3B के है। यानी कि स्कैंडियम का साइज क्या होगा, छोटा, यट्रियम का बड़ा और लैंथेनम का उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज एक्सेप्शनली सिर्फ और सिर्फ 3B एलिमेंट के लिए लागू होता है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, 3B के बाद वाले ग्रुप में आते हैं, जैसे स्कैंडियम के बाद आएगा टाइटेनियम और यट्रियम के बाद जिरकोनियम और लैंथेनम के बाद हाफनियम। ठीक है, तो यहां पर इन दिस केस चीजें बदल जाती है। इन दिस केस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है। इन दिस केस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एराइजेस, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एराइज होना शुरू हो जाता है। मतलब कि लैंथेनम के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना शुरू कर देता है, एफ में जाना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना शुरू कर देता है, एफ में जाना शुरू कर देता है। एफ का तो कोई फिक्स शेप होता नहीं है, एफ का तो कोई फिक्स शेप है नहीं। अब एफ का फिक्स शेप है नहीं तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा।
कहीं ना कहीं से अट्रैक्शन कर लेगा आकर के, इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है इसमें कि इसमें 3D का साइज के बाद अगर हम 4D में, ये है 3D का साइज, ये 4D के एलिमेंट है, ये 5D के एलिमेंट है, तो इसमें क्या होता है 3D के बाद जो 4D है वो तो बढ़ता है, लेकिन 4D के बाद और 5D का साइज क्या हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। ये ध्यान रखना है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यही है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनम के बाद 57 के बाद पीरियोडिक टेबल में 58 नहीं आता है, 72 आता है। बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, F ब्लॉक को भरना शुरू कर देता है, D ब्लॉक अभी रुक जाता है, ठीक है, जिसके कारण वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है क्योंकि वो तो F में चला गया ना। तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देता है न्यूक्लियस। इसी समय साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए वो बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये ऑर्डर है। देखिए ये ऑर्डर जो अभी हमने लिखा है, ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सिर्फ 3B के लिए होता है, और ये होता है एक्सेप्ट 3D, यानी कि 3D को छोड़ करके। तो 3D को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट के साथ ये पैटर्न लागू होगा, और 3B के साथ ये पैटर्न लागू होगा। तो यही है ट्रांजिशन एलिमेंट का सस्पेंस। तो पहले तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमने आपको बताया। पहले घटता है, यहां करके तीनों सेम होता है, फिर बढ़ता है। कारण इसमें स्पष्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शिल्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। जबकि यहां पर अगर हम ग्रुप में आते हैं टॉप टू बॉटम करके, तो 3D 4D 5D इंक्रीज होता है ओनली इन 3B, लेकिन 3B के बाद क्या होता है कि 3D 4D बढ़ता है, लेकिन उसके बाद 5D क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो S ब्लॉक का साइज का पैटर्न बताए, P ब्लॉक का बताए, D ब्लॉक का बताए। अब S ब्लॉक में ओवरऑल हम कोई पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल जो हम पैटर्न है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये है ग्रुप फर्स्ट A और ये है ग्रुप सेकेंड A, दो अलग अलग ग्रुप हैं। अगर हम इंडिविजुअली अलग अलग बात करेंगे, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, इसका भी टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। बट साइज ऑर्डर अगर ओवरऑल हम S ब्लॉक को लेकर के अगर हम बात करते हैं, तो S ब्लॉक में आपको स्टार्ट करना है यहां से, ये देखिए ऐसे, फिर आना है ऐसे, फिर जाना है ऐसे, फिर आना है ऐसे, अब पूरा नीचे जाना है, फिर यहाँ से आना है ऐसे, उसके बाद फिर ये और फिर ये लार्जर रेडियस होगा। इस ब्लॉक का सबसे बड़ा रेडियस वाला एटम क्या बताएंगे आप, सीजियम CS, और इस ब्लॉक का सबसे छोटा रेडियस किसका होगा, बेरिलियम का होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम साइज ऑर्डर लिखें, साइज ऑर्डर ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी S ब्लॉक एलिमेंट, तो क्या होगा, बेरिलियम सबसे छोटा, उसके बाद लिथियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर क्या होगा रुबिडियम, और फिर क्या होगा सीजियम। यानी कि ये हो गया सबसे छोटा, बेरिलियम क्या हुआ सबसे छोटा, और सीजियम क्या हो गया सबसे बड़ा। तो ये एक S ब्लॉक का हम वेरिएशंस आपको बताए हैं कि ओवरऑल क्या वेरिएशन है। ठीक है, तो ब्लॉक वाइज, ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज सभी हमने आपको डिस्कस कर दिया। एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा बनना चाहिए। ठीक है,
अब इसके आगे आयोनिक पोटेंशियल, आयनेशन एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।